स्वागत है आप सभी का रंदा एजू हब में। आज फिर से हम ग्रामर की जो हमने सीरीज शुरू करी है शून्य से शिखर तक, उसी सीरीज के पार्ट के रूप में आज हम यूज ऑफ इट का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ इट की वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हमने इसके पार्ट बनाए हैं। तो फिलहाल आपके सामने जो है आपकी स्क्रीन पर वह पार्ट 1 है, ठीक है, और इसका बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो कहाँ पर हम इट का यूज करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। हम जानते हैं कि इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मतलब इट एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है जो किसी भी सब्जेक्ट को, जहाँ जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है उन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में आता है। इट को हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। अच्छा, इट का प्रयोग कहाँ होता है, किसके साथ में होता है? तो इट का प्रयोग लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स सभी के साथ में किया जाता है। नॉन लिविंग बींग्स मतलब जहाँ निर्जीव होते हैं, लिविंग बींग्स जहाँ पर सब हमारा सब्जेक्ट सजीव होता है। कुछ सेंटेंसेस में फेक सब्जेक्ट भी होते हैं, यानी कि फॉल्स सब्जेक्ट भी होते हैं। अच्छा, नॉन लिविंग बींग्स के साथ किस तरीके से इसका यूज होता है, हमने बहुत संक्षेप में और इस तरह से वीडियो को बनाने की कोशिश की जिसमें आपका समय कम लगे और चीज़ें आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो निर्जीव के रूप में कैसे करते हैं? यह एक कुर्सी है, तो आप इस सेंटेंस को दिस से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप इस सेंटेंस को इट से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज अ चेयर। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, दिस इज अ चेयर, तो यह सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। यह देखिए, लिविंग बींग्स के साथ में यह एक हिरन है। अब हिरन को सभी जानते हैं कि यह सजीव होता है, तो इट इज अ डियर। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, दिस इज अ डियर। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, दोनों के साथ में होता है इट का यूज, मतलब लिविंग बींग्स के साथ में भी होता है और नॉन लिविंग बींग्स के साथ में भी हम इट का यूज करते हैं और दिस का यूज भी हम कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है। चलिए इसके और ज़्यादा यूजेस पढ़ते हैं, हम कहाँ कहाँ हम इट का यूज करते हैं, किन किन कॉन्सेप्ट में हो। तो इट का प्रयोग हम किन 8 कॉन्सेप्ट्स में करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। पहला है यह, ये, वह या वो के अर्थ में। और कब करते हैं? जब यह, ये, वो या वह एक सब्जेक्ट के रूप में आए। अच्छा, दूसरा है नॉन लिविंग के साथ इट के रिपीटिशन को रोकने के लिए। जी बिल्कुल बात सही है, जब कहीं पर कोई नॉन लिविंग बीइंग आए और वहां पर आपने सब्जेक्ट के रूप में, डमी सब्जेक्ट के रूप में या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया है, तो बार बार इसका यूज ना हो, है ना, तो इसको रोकने के लिए आप इसका यूज करते हैं। थर्ड है समय को दर्शाने के लिए, मतलब समय को एक्सप्रेस करने के लिए, किस तरीके से कितना बजा है, कितना बज गया है, कितने बजकर कितना मिनट हो गया है, अभी कितने बजने में कितने मिनट बाकी हैं, है ना, तो उस कॉन्सेप्ट में हम इट का यूज करते हैं। अगला है किसी प्राकृतिक घटना या मौसम को दर्शाने के लिए। प्राकृतिक घटनाएं हम जानते हैं, जैसे कि सर्दी, या फिर ये हमारा मौसम भी हम कह सकते हैं इसको, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, या फिर कहीं ओलावृष्टि हो रही है या कहीं बाढ़ आ गई है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं या फिर मौसम से संबंधित है कि बिजली कड़क रही है, इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। अगला है यदि सब्जेक्ट के बाद ही आ जाए, मतलब किसी सब्जेक्ट पर कोई वहाँ बहुत ज़्यादा इम्फेजन हो, इम्फेटिक सेंटेंस में, मतलब जहाँ पर सब्जेक्ट पर स्ट्रेस दिया जाए या सब्जेक्ट के स्ट्रेस को दर्शाया जाए कि मैं ही था, मैंने ही वो कार्य किया था, है ना, तो सब्जेक्ट के बाद में जहाँ पर ही शब्द आ जाए, तो जिससे कि ये पता पड़े कि सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है। या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हम ये शो कर रहे हो कि समय हो गया है, तुमसे मिले हुए मुझे इतना समय हो गया है, तुम्हें देखे हुए मुझे इतना समय हो गया है, इस काम को किए हुए मुझे इतना समय हो गया है। अगला सेंस लगता है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है समय लगता है, मतलब खाना खाने में मुझे इतना समय लगता है, वहाँ जाने में मुझे इतना समय लगता है, क्रिकेट खेलने में मुझे इतना समय लगता है, सुबह को तैयार होने में मुझे इतना समय लगता है, वहाँ जाने में मुझे इतना समय लगा, क्रिकेट खेलने में मुझे इतना समय लगा, तैयारी करने में मुझे उतना वक्त लगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में हम इट का यूज करते हैं। अगला है हमारा जब इन्फिनेटिव या फिर जीरेंट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आए, तो इन्हें सब्जेक्ट के रूप में रिप्लेस करने के लिए,
हम जानते हैं इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है और ऐसी क्रिया जो अपने पीछे नानी ने लेकर के आती है। तो जब ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि हंसना तो हम कहेंगे टू लाफ, खेलना तो हम कहेंगे टू प्ले, पढ़ना तो हम कहेंगे टू रीड, तो ये हमारा इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के रूप में एक्सप्रेस करें, जैसे कि पढ़ना, और हम उसको टू रीड ना कह करके रीडिंग कर दें, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के फॉर्म में जब हम इसको एक्सप्रेस करें और वहां भी वर्ब के बाद में नानी ने लगा हो, तो वह हमारा जेरेंड होता है। इसे हम न भूलें, इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम किस तरीके से इनको एक्सप्रेस करते हैं, जीरेंड और जेरेंड और इन्फिनेटिव को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। पढ़ना या संस्कृत पढ़ना मुश्किल है, टू रीड संस्कृत इज डिफिकल्ट। तो यहां पर टू रीड जो है आपका वह सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और टू जो है अपने आप में टू रीड यह आपका इन्फिनेटिव है। जब हमें इन्फिनेटिव यहां पर हमको दिख गया है कि सेंटेंस में टू रीड एक सब्जेक्ट की संरचना को शो कर रहा है, सब्जेक्ट की फॉर्म में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। जब हमें इसको रिप्लेस करना हो, संस्कृत सीखना मुश्किल है ना, तो इस तरह से जब सेंटेंस हो हमारा और हमें टू रीड को रिप्लेस करना हो इट के साथ में, तो इट इज डिफिकल्ट टू रीड संस्कृत, है ना। तो इस तरीके से हमने टू रीड को रिप्लेस कर दिया इट के साथ में, है ना। ऐसे ही हम अगर हम इस सेंटेंस को टू रीड की जगह पर हम रीडिंग कर दें, तो वो संरचना हमारी जेरेंड वाली हो जाएगी, और जेरेंड को भी हम इट के साथ में जब हम रिप्लेस करते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट वन है यह, ये, वह, वो के अर्थ में जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करे। वैसे तो हमें पता है कि ये डमी सब्जेक्ट या फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जिसमें यह या ये या वह या वो के अर्थ में सब्जेक्ट के रूप में क्लियर तरीके से आता है, स्पष्ट तरीके से आता है। जैसे उसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो कुछ इस तरीके से, यह एक किताब है, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, इट इज अ बुक। हम ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज अ बुक। ठीक है, हम जानते हैं कि इट एक प्रोनाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज में लाया जाता है ना। तो इट इज अ बुक, दिस इज अ बुक। कई बार ऐसे भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं दूर प्लेस पर हो और हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हों कि वह एक किताब है, तो यहां वैसे ही कि वह की अंग्रेजी ही होती है, लेकिन अगर इस तरह से कहीं कुछ आ जाए तो हम वहां वह की अंग्रेजी ही नहीं लिखेंगे, बल्कि या तो हम दैट लिखेंगे या फिर हम इज लिखेंगे, दैट इज अ बुक, या हम करेंगे इट इज अ बुक। तो इस तरीके से ये दोनों ही यूज जो हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इट के दोनों ही प्रयोग बिल्कुल सही हैं, है ना। तो यहां हमने देखा कि यह, ये, वह, वो, इन सब के सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और इट एक प्रोनाउन है और यह एक सिंगुलर प्रोनाउन है ना। तो इसका प्रयोग हम यहाँ पर एक सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट टू है नॉन लिविंग बीइंग के साथ इट के रिपीटेशन को रोकने के लिए। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई हमारा डमी सब्जेक्ट, मतलब कोई सब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग होता है ना, और हम जानते हैं कि इट का प्रयोग उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। तो जैसे कि हमारी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल लगा हुआ है जिसको हम देख रहे हैं, यह एक पेन है, इसका रंग लाल है। तो हमने बताया था अभी कि यह के अर्थ में या तो हम दिस लगाएंगे या फिर हम इट लगाएंगे, और ये चूंकि पेन एक नॉन लिविंग बीइंग है, तो इसके साथ में हम इट का प्रयोग करेंगे। लेकिन दूसरी ओर यहाँ ये पोजीशन शो कर रहा है, तो अगर हम दिस यहाँ एक दिस को सब्जेक्ट के रूप में लें, तो दिस का पोजीशन
हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ दिस का पोजीशन तो होता नहीं है, दिस का पोजीशन होता है तो इट्स होता है ना। तो इट करेंगे तब भी उसका पोजीशन इट होगा, और अगर हम दिस करेंगे तब भी इसका पॉजिटिव हम इट्स ही लगाएंगे। चलिए देखते हैं, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, और इट इज अ पेन। दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। अगला सेंटेंस है इसका रंग लाल है ना, तो इट्स कलर इज रेड। देखिए दिस का भी हमने यहाँ पर जो पॉजिटिव के रूप में लेकर के आए वो इट्स लेकर के आए, और इट अगर इट हमारा सब्जेक्ट रहा होता दिस की जगह पर तो भी हम यहाँ सब्जेक्ट ये जो पॉजिटिव है इट्स ही लेकर के आते हैं, है ना। तो इस तरीके से अच्छा हमने यहाँ पर इसके रिपीटिशन को भी रोका है, इट के रिपीटिशन को भी रोका है। अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होता, यह एक कुर्सी है, यह सफेद है, तो हम बनाते इट इज अ चेयर। और अब सामने फिर से यह आ गया है तो बार बार हम यहां पर इट को यूज नहीं करेंगे, है ना। इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब इस सेंटेंस में फिर से यह आ गया है। अब यहाँ पर वैसे अगर ये सेंटेंस अकेला होता, यह सफेद है और इससे पहले का ये पार्ट नहीं रहा होता, तो हम इट लगा सकते थे या फिर देयर लगा सकते थे। लेकिन अगर हम बार बार इसी चीज़ को अब यहाँ पहले वाले सेंटेंस में भी इट आया है, फिर से अगला सेंटेंस भी हमारा इट से शुरू हो, और हम जानते हैं कि इट का रिपीटिशन करना ठीक नहीं होता है, तो फिर उसके साथ में ग्रामेटिकली हम दिस का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा दिस इज वाइट, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आज हमने इस पार्ट 1 में जिसमें हमने इट को एक्सप्लेन किया है, इसमें केवल 2 ही कॉन्सेप्ट समझाए हैं। बाकी के कॉन्सेप्ट हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। और जैसे कि एक श्रृंखला चल रही है शून्य से शिखर की ओर, तो इस श्रृंखला के तहत हम आपके लिए पूरा वीडियो देते हैं एक टॉपिक के ऊपर, और बाद में उस वीडियो के बाद में हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक्सरसाइज भी देते हैं, ताकि आप अपने आप को जज कर सकें, आप अपने आप को ये जान सकें, आपको ये पूरी जानकारी हो जाए कि आपने उस वीडियो लेक्चर से कितना सीखा। तो आपके लिए इस वीडियो के अंत में इससे रिलेटेड आज जो पॉइंट्स को हम लोगों ने टच किया है उन सभी से संबंधित होमवर्क आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।